हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ टाइप ऑफ फंक्शन। ग्राफ के आधार पर फंक्शन के टाइप हम डिस्कस करेंगे। यही टॉपिक है आज का। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, there are so many type of function on the basis of graph। ग्राफ के बेस्ड पर फंक्शन के जो टाइप हैं वह so many हैं। कैसे हैं? फर्स्ट इज नोन एज द कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड इज नोन एज द मॉडुलस फंक्शन, थर्ड इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन, फोर्थ इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिफ्थ इज नोन एज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिक्स इज नोन एज द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन, सेवन इज नोन एज द रेसिप्रोकल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन, एट इज नोन एज द क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन, नाइन इज नोन एज द रेसिप्रोकल क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन। तो स्टूडेंट ग्राफ के बेस्ड पर फंक्शन के इतने टाइप हैं। तो मैं यहां बोर्ड पर लिखता हूं स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ देयर आर so many type of function. There are so many type of function. On the basis of graph there are so many type of function. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज नोन एज द कांस्टेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, सेकेंड फंक्शन मतलब थर्ड फंक्शन क्या है स्टूडेंट? सिग्नम फंक्शन, फोर्थ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिफ्थ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिक्स्थ देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन, सेवंथ क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन। ओके स्टूडेंट, एट देखो क्या है, इसी दोनों का रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके स्टूडेंट, नाइन इज नोन एज द रेसिप्रोकल स्क्वायर एंड रेसिप्रोकल यहां क्यूब होगा, सॉरी इसके लिए रेसिप्रोकल क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन। तो स्टूडेंट देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। Here we can say that constant function,
मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन, रेसिप्रोकल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन, रेसिप्रोकल क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन। तो यह स्टूडेंट ग्राफ के बेस पर फंक्शन के टाइप हैं। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के आप व्यू से अगर देखा जाए तो यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और यह भी है। ठीक है, इससे थोड़ा कम पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ग्रेटेस्ट की बात जहां आता है वहां स्मॉलेस्ट के बारे में अगर समझ लो तो बेहतर है। ज्यादातर क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बन करके आ गया कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, शो करो। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थियरी जानेंगे तभी ना कंटिन्यूटी का डेफिनेशन उस पर अप्रोच करेंगे, और कंटिन्यूटी का डेफिनेशन अप्रोच करके हम साबित करेंगे कि उस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसी नजरिए से ये इंपॉर्टेंट हुआ, इसलिए पहले इसके बारे में समझा देंगे, तभी आपको कंटिन्यूटी और स्टूडेंट डिफरेंशियबिलिटी समझ में आएगा, क्योंकि इन्हीं सब फंक्शन का कहीं कहीं पर यूज हो जाता है, तो इसीलिए अलग से बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है छोटे छोटे फंक्शन है, आप समझ जाओगे। मैं कर्व सिखा दूंगा ना एक का, बाकी का आप लोग कर ले जाओगे। तो जितना मैं स्टार लगाया हूं स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए काफी समय आप लोगों को देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से स्टूडेंट ये केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इतना बड़ा है, कम से कम इसको समझने के लिए एक लेक्चर चाहिए, अर्थात एटलीस्ट 40 मिनट का समय मेरे पास अगर हो तब मैं इसको समझाऊं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूं, इसकी थियरी बता दूं, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करवा दूं, तो कम से कम मान कर चलिए 40 मिनट में ये कंप्लीट होगा। बाकी जब ये समझ में आ जाएगा, वो जो कॉन्सेप्ट इसका है जस्ट इसका रिवर्स इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो अब वन बाय वन करके हम बताते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन बताऊंगा, कांस्टेंट फंक्शन का डिफिनीशन बताऊंगा, फिर उसका ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मॉडुलस फंक्शन टेकअप करूंगा। तो ऐसे ही वन बाय वन करके हम बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कांस्टेंट फंक्शन। तो यहां तक पहले नोट कर दो। नाउ लेट अस स्टार्ट कांस्टेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट कांस्टेंट फंक्शन के बारे में समझा रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन ए फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी ए फंक्शन एफ मैप्स, देखो यहां पर ए का मतलब एक हुआ, एक फलन को अचर फलन कहते हैं कब, जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो स्टूडेंट अगर यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्यों नहीं इसको R1 R2 मान लो, R1 R2, ठीक है न, तो जो यहां सेट है उसको भी यहां सेट समझ जाओगे। यहां सेट नहीं है, यहां ए फंक्शन F maps R1 to R2 is said to be constant function if for every x belong R1 such that fx is equal to c। ये स्टूडेंट कंडीशन होल्ड कर जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है, यहां से देखो x को हम चेंज करें, x को चेंज करेंगे तो चेंज दो तरीके से होगा, या तो x को इंक्रीज करो
या तो x को डिक्रीज करो, यही ना चेंजिंग हुआ। तो अगर हम x को इंक्रीज करेंगे तो भी fx का वैल्यू c रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, और x को डिक्रीज कर दो तो भी fx का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, x को चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, x को चाहे इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, हर केस में फंक्शन fx कांस्टेंट वैल्यू देगा। एक बार जो वैल्यू दे दिया वही वैल्यू बार बार आएगा। समझ में आया? तो इसी टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाया जाए। ये क्या है स्टूडेंट? डोमेन हुआ, और स्टूडेंट ये क्या है? कोडोमेन हुआ। अगर ये R1 हो गया, यह R2 हो गया, तो इनके बीच में हम क्या करें? कनेक्ट कर दें एक रूल से। उस रूल को क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। कनेक्ट कर दिए एक रूल को। अब देखो यहां पर मैं R1 का कोई एलिमेंट यहां लें, यहां आप फ्री हो R1 में कितना एलिमेंट ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें या 4 ले लें, मतलब 2 3 4 अपने कन्वीनियंस के अनुसार यहां पर एलिमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ले लिया A B C D, ये 4 एलिमेंट ले लिया। अब नियमानुसार x के प्लेस पर पहले a रखेंगे तो f a आएगा। तो देखो यहां पर मैं रख भी रहा हूं, fx इज इक्वल टू c। c x कहां का मेंबर है? R1 का। तो जरा सोचो स्टूडेंट, फॉर एवरी यहां लिख दें, R1 में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो A B C D हो गए 4 एलिमेंट। तो यहां पर देखो ये फॉर ऑल का मतलब यही होता है कि सेट R1 के प्रत्येक एलिमेंट, सेट R1 के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज कांस्टेंट हो रहा है, मतलब सेम हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर जब प्रत्येक एलिमेंट है तो एक बार x इक्वल टू a ले लो, तो fx का वैल्यू कितना आ गया? c। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं fa इक्वल टू c, मतलब x इक्वल टू a, इसे इनपुट कर दो तो fa इक्वल टू c आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट x इक्वल टू b ले लें तो fx इक्वल टू भी c हो गया, विच विल अगेन इंप्लाई दैट fb इक्वल टू आल्सो c। ठीक है, तो x इक्वल टू c, fx आल्सो इक्वल टू c, विच विल इंप्लाई दैट fc इक्वल टू कैपिटल C। यहां पर स्टूडेंट ये स्मॉल c है और ये कैपिटल C है, इसको कैपिटल C समझो, ये कैपिटल C है, तो कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, ये कैपिटल C है, नहीं तो पता चला कि आप सेम समझ जाओ। ये सब कैपिटल बनाया ही हूं। अब ऐसे ही लास्ट एलिमेंट x इक्वल टू d कितना हो जाएगा? fx इक्वल टू c, विच विल इंप्लाई दैट fd इक्वल टू c। तो देखो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो x वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है? वेरी कर रहा है, x को वेरी करा रहे हैं। ठीक है, आप x को चाहे इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, हर केस में fx का वैल्यू सेम आएगा, मतलब fx का वैल्यू कांस्टेंट होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? इस टाइप के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो चलो कर लिया जाए। तो a का जो इमेज होगा, a का इमेज a का ये आपका आया कहां तक? c। ठीक है, अब देखो ये इमेज कहां जाएगा? ये आएगा c पर। ठीक, और स्टूडेंट इसको भी देख लो, ये इमेज आ गया c पर। ठीक है, और इसी तरीके से स्टूडेंट d का इमेज कहां चला जाएगा? ये भी c पर। ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट रख लो, c1 c2 रख सकते हो। ठीक है, ये c3 c4 c5, इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी फंक्शन ही बोलेंगे। और किस टाइप का फंक्शन है ये? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, मैं अगर डोमेन पूछूं स्टूडेंट तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ये डोमेन सेट है, डोमेन, और ये कोडोमेन सेट है, कोडोमेन।
और रेंज क्या होगा, रेंज केवल सिंगल सेट सी होगा, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का प्री इमेज ऑब्टेन हो रहा है उस एलिमेंट को लेकर के सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये रेंज देखो ना, सी का प्री इमेज मिल रहा है और किसी एलिमेंट का प्री इमेज मोर देन वन हो सकता है, बट स्टूडेंट किसी एलिमेंट का इमेज यूनिक होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। अब इसका ग्राफ देख लिया जाए, समझ रहे हो ना इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट इसको नोट करो पहले, देखो इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा ये देखते हैं स्टूडेंट। जब बात ग्राफ का आता है तो मैं आप लोगों को पढ़ाया था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट ईयर में, स्ट्रेट लाइन के बारे में समझाया था, टोटल स्ट्रेट लाइन भी समझाया था और कॉनिक सेक्शन भी समझाया था। कॉनिक सेक्शन में हम ये भी बताए थे कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ये सब जो है कॉनिक के फैमिली होते हैं। तो ये सब चीजें मैं बताया था, कर्व ट्रेसिंग के बारे में जानते हैं वहां से, तो वही मैं यहां ट्रेसिंग करेंगे। देखो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट फंक्शन का, तो f(x) का वैल्यू कितना हो जाएगा, c फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R1। ओके स्टूडेंट, तो इससे क्लियर हो गया कि R1 क्या है, डोमेन सेट है। डोमेन सेट के ऑल एलिमेंट का इमेज सेम हो रहा है, यूनिक हो रहा है, तो इसी टाइप के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो अब ग्राफ प्लॉट करें, और आपको पता है स्टूडेंट f(x) को y से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, y से। यानी क्या हो गया, y बराबर f(x) हो गया। कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हो y इक्वल टू f(x). फंक्शन को ये नोटेट करने का तरीका है, फंक्शन को इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो f(x) के प्लेस पर y रख लो, तो y इक्वल टू c, यहां पर हम देखो लिख भी दे रहा हूं y इक्वल टू f(x), तो y इक्वल टू c। बताओ स्टूडेंट ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगेन मैं रिपीट बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझो। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। मैं लिखवाया भी था वहां पर, मुझे याद है, वहां पर y इक्वल टू k बोला था, तो k के प्लेस पर c भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। आप x को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, लेकिन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। समझ में आया ना इसकी ज्योमेट्री। तो आप अब क्या करेंगे, अब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो, कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां से देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना दिया, कितना हो गया ये x एक्सिस, x एक्सिस हो गया, और ये क्या है, ये y एक्सिस हो गया, और ये देखो ये क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है ना स्टूडेंट। अब देखो y इक्वल टू c, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। स्ट्रेट लाइन, मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेट लाइन का लेंथ क्या होगा, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट होगा। लाइन सेगमेंट भी स्ट्रेट लाइन होता है, बट उसका लेंथ फाइनाइट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां से आप ड्रा कर सकते हो, यहां से c डिस्टेंस पर, y एक्सिस पर c डिस्टेंस पर एक ऐसा बिंदु लो, और यहां से स्टूडेंट यहां से जाती हुई एक लाइन खींच दो ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन है और ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो जैसे आप मीटर स्केल यहां पर यूज करेंगे तो क्लियर पैरेलल दिखेगा, ठीक है। ये बात मैं कह रहा हूं। तो इस तरीके से ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू c, और आप देख सकते हो स्टूडेंट यहां से
जीरो के राइट साइड जाएंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज कराओ, x की वैल्यू इंक्रीज कराओ, यानी यहां कोई पॉइंट ले लो, यहां कोई पॉइंट ले लो, यहां कोई पॉइंट ले लो, हर केस में x को इंक्रीज कराओ। तो इंक्रीज कराने पर हमेशा देखो स्टूडेंट, जब इंक्रीज कराओगे ना यही पॉइंट बार बार आएगा। ऐसे कट करोगे, जब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे हमेशा यही पॉइंट आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ऑल पॉइंट को आप मिला दो, ऑल पॉइंट को मिला दो, ठीक है। जब ऑल पॉइंट मिलेगा तो स्टूडेंट ये जो है हमेशा x को इंक्रीज कराओ या x को डिक्रीज कराओ, हर केस में y इक्वल टू सी ही ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो यह आपका ग्राफ हो गया कांस्टेंट फंक्शन का। तो ऐसे ही ग्राफ पेपर में आ गया और पूछ दिया क्या ये किस टाइप का फंक्शन है, तो आप बोल दो कि कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x को इंक्रीज करा रहे हैं या x को डिक्रीज करा रहे हैं, ईच केस में y इक्वल टू सी ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो जब x इक्वल टू a y इक्वल टू सी, क्या हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हैं? x इक्वल टू a y इक्वल टू सी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, पॉइंट क्या बनेगा? यही पॉइंट आया, ऐसे ही ये पॉइंट आया, ऐसे ही ये पॉइंट, मतलब इन पॉइंट को हम जब मिला रहे हैं ना स्टूडेंट, तो इस पॉइंट के लोकस एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रहा है और वह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कंप्लीट जो है नॉलेज आपको हम दे दिए और आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक। तो स्टूडेंट इसको नोट करो, अगला हम स्टार्ट करेंगे मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन। चलो अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग मॉडुलस कहीं पढ़े होंगे, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट ना, मॉडुलस आप क्लास 11th में पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़े हैं, और क्लास 11 से पहले भी आप पढ़े हैं मॉडुलस क्लास 7th में, पता नहीं इस समय सिलेबस में है या नहीं, वहां पर रियल नंबर का मॉडुलस पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर 0 भी हो सकता है, रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, रियल नंबर नेगेटिव हो सकता है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी में आपको बताया जाता है कि अगर रियल नंबर 0 है तो उस केस में, 0 के केस में मॉडुलस का वैल्यू 0 होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर रियल नंबर पॉजिटिव है तो स्टूडेंट मॉडुलस का जो वैल्यू होगा, पॉजिटिव रियल नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव रियल नंबर आता है, ठीक है। और बात करते हैं इसी क्रम में स्टूडेंट निगेटिव रियल नंबर ले लें। निगेटिव रियल नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव रियल नंबर आता है। समझ में आया? पॉजिटिव रियल नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव रियल नंबर, बट स्टूडेंट नेगेटिव रियल नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव रियल नंबर आता है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहां पर डिस्कशन करेंगे मॉडुलस फंक्शन का। तो चलो स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हम कहते क्या है, ए फंक्शन f maps a to b is said to be modulus function a function f maps a to b is said to be modulus function if f(x) equal to mod x for every x belongs to real number। ओके स्टूडेंट, चूंकि मॉडुलस के बारे में हम जानते हैं मॉडुलस x है क्या, ये खास बात और देखो स्टूडेंट, जब यह क्या है, मशीन है या कहो ऑपरेटर है, यह एक ऐसा मशीन है
डोमेन सेट के ऑल एलिमेंट पर ऑपरेट होता है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, वो मॉडुलस देता है, मॉडुलस उसका इमेज देता है। और मॉडुलस का मतलब ही होता है अगर रियल नंबर जीरो है तो उसका वैल्यू जीरो आता है, रियल नंबर निगेटिव है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर आता है, रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आता है। यह प्रॉपर्टी होता है। तो इसी कंसेप्ट को इस पर अगर हम यूज करें स्टूडेंट, तो मॉड एक्स का जो डेफिनेशन हो गया मैथमेटिकल, वो यही है मॉड एक्स। स्टूडेंट मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं आपको बताया था ना कि x अगर जीरो हो गया तो मॉड x की वैल्यू जीरो हो गया, x अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो स्टूडेंट मॉड x की वैल्यू x हो गया। लेकिन स्टूडेंट ये टर्निंग पॉइंट है, x निगेटिव हो जाए, x लेस देन जीरो। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट ना, x अगर जीरो से लेस देन है तो खुद x निगेटिव नंबर है। और मैं आपको ये भी बताया था कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर x खुद निगेटिव वैल्यू हो गया तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब -x आएगा और -x पॉजिटिव नंबर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर स्टूडेंट -x हो जाएगा और -x पॉजिटिव नंबर है। देखने से लग रहा है कि -x तो निगेटिव नंबर है। स्टूडेंट क्यों नहीं आप लोग सोच लेते हो कि x खुद नेगेटिव नंबर है, x खुद नेगेटिव नंबर है। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए जब -1 से गुणा करेंगे, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x होगा और यह -x ओवरऑल पॉजिटिव नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा स्टूडेंट मॉड x का डेफिनेशन। और यह डेफिनेशन मैं यहां अगर यूज करूं मॉड x के प्लेस पर तो क्या नतीजा निकल करके आता है, x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन जीरो, x इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू जीरो हो गया, x लेस देन जीरो, ये वैल्यू -x हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो, अब इसी को रीड कर लें। क्या कर लें स्टूडेंट, रीड करें। जब रीड करेंगे तो पा जाएंगे क्या, x ग्रेटर देन जीरो या x इक्वल टू x। ओके स्टूडेंट, x इक्वल टू जीरो या x इक्वल टू जीरो, और फिर देखो x लेस देन जीरो या x इक्वल टू -x। रीड करने पर ये हम ऑब्टेन कर लिए। मतलब स्टूडेंट समझो, जब x ग्रेटर देन जीरो, देन in this case value of fx is equal to x is equal to 0, then in this case value of fx equal to 0, x less than 0, in this case value of fx equal to -x। ओके स्टूडेंट, अब जहां पर fx है ना वहां पर y यूज करो। जैसे इसके पहले वाले केस में क्या किए थे, जिस प्लेस पर fx था उसको हम y कर लिए थे, तो यहां भी वही काम कर लो। तो जब वही काम करेंगे क्या आएगा, x ग्रेटर देन जीरो, y इक्वल टू x, और x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, x लेस देन जीरो, y इक्वल टू -x हो गया। तो स्टूडेंट इसी का हम कर्व ट्रेसिंग कर देंगे, ठीक है, इसी को हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे। इट मींस इसी का हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट ना, y इक्वल टू x इसको आप ड्रा किए होंगे फर्स्ट ईयर में, y इक्वल टू x फर्स्ट ईयर में ड्रा किए हैं, y इक्वल टू -x ये भी फर्स्ट ईयर में ड्रा किए हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ये क्या है, ओरिजिन है, इसके बारे में आप जानते हो। तो अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, तो स्टूडेंट इसको यहां तक नोट कर लो। तो स्टूडेंट हम यहां एक्सिस बनाएं, ये एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
और ये देखो स्टूडेंट, इसका नेगेटिव पोर्शन भी रहेगा क्योंकि x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताओ, ये हम कह रहे हैं जब इस जीरो के राइट साइड में जाएंगे, इस जीरो का मतलब क्या, एक पॉइंट है जीरो जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है, यही मतलब होता है ना x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। देखो मैं इसको प्लॉट कर लिया, एक्चुअली में दिस इज ओरिजिन, यह ओरिजिन है स्टूडेंट। तो एक्स वाई प्लेन में मैं कह दिया कि यह ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। देखो मैं यहां इंडिकेट कर दिया, इसको मैं ड्रा कर लिया। अब बात इसको ड्रा करना है और इसको ड्रा करना है। चलो इसको ड्रा किया जाए। थोड़ा सा आप फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में जो मैं बता रहा था उसको ध्यान दो। फर्स्ट ईयर में क्या बता रहा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका स्ट्रेट लाइन क्या होता है, यही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और स्टूडेंट यह स्ट्रेट लाइन है अगर, तो मैं वहां बताया भी था अगर c को 0 कर दो तो यह स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होकर जाएगा, बताया था ना। स्ट्रेट लाइन, यही स्ट्रेट लाइन तब ओरिजिन से होकर जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स हो गया। एंगल फिक्स नहीं है, यहां पर एंगल के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन यह तो क्लियर है स्टूडेंट, ये जो थीटा है ये थीटा 90 से लेस होगा और 0 से ग्रेटर होगा। इनके बीच में हो सकता है कहीं कोई भी आएगा एंगल, थीटा का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेसर होगा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हो गया ना। अब देखो स्टूडेंट, अगर बात करें हम क्या y इक्वल टू एक्स का और y इक्वल टू एम एक्स, देखो ना इसी जैसा ये दिख रहा है ना, तो कंपेयर करा लें इन दोनों में, तो m इक्वल टू 1 आ गया। और मैं बताया भी था m बराबर tan थीटा, तो ये tan थीटा हो गया इज इक्वल टू 1। तो अगर m tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये सब बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड एंगल मेक 45 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस से ये जो स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इतना इसका ज्योमेट्री हुआ, तो इसको पहले ड्रा कर लें, ठीक है। चलो ड्रा किया जाए। तो देखो यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन है। तो स्टूडेंट चूंकि स्ट्रेट लाइन की बात होता है तो नीचे भी थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए बना दो। तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स यस। लेकिन देखो स्टूडेंट, अगर हम इस लाइन को नीचे करते हैं, ये टर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट, अच्छे समझना। अगर इस लाइन को नीचे करेंगे तो y निगेटिव हो जाएगा। और जब भी भली बात जानते हो कि y जो है मॉड x है, अगर y मॉड x है तो मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ओरिजिन से नीचे नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। इसी वजह से ये लाइन यहीं तक रहता है, इस केस में यहीं तक रहेगा। और वहां पर जहां पर आप पढ़े हो ज्योमेट्री y इक्वल टू एक्स का, तो वहां पर तो ये रहता है पूरा नीचे तक रहता है। तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वहां पर x का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि x का वैल्यू कहां से कहां तक है। तो इसलिए नीचे तक इसको कहते थे y इक्वल टू एक्स, ऐसे फर्स्ट ईयर की बात मैं बता रहा हूं। बट स्टूडेंट यहां पर ये मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे हो और हमेशा मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब इस लाइन को नीचे कर देंगे y निगेटिव हो जा रहा है, मतलब फंक्शन निगेटिव हो जा रहा है। इसी वजह से स्टूडेंट
ये जो लाइन है नीचे नहीं आएगा। नीचे आने का मतलब क्या है, अगर इसको बिलो कर देंगे तो y निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए नीचे नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हो ना? आप देखो ना जी, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है y का, तो इस डायरेक्शन में y निगेटिव हुआ नहीं हुआ, निगेटिव हो गया, इसीलिए ये लाइन जो है नीचे नहीं जाएगा, यहीं तक रहेगा। समझ में आया ना? इसको नोट करो पहले, ये 45 डिग्री है, इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट अब हम देखो क्या ड्रा करेंगे, अब मैं इसको ड्रा करने जा रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट इसको मैं ड्रा कर लिया, तो ये y इक्वल टू एक्स कब आया, y इक्वल टू एक्स कब आया, जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो x ग्रेटर देन 0, इट मींस x को इंक्रीज करेंगे, x को इंक्रीज करेंगे तो यहां पर पॉइंट कुछ दिखाएंगे, ऐसे पॉइंट दिखा दो, x इंक्रीज होगा, अब पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, y भी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात है। अब इस वाले को ड्रा करने जा रहे हैं, जब इस वाले को ड्रा करेंगे x, देखो x लेस देन 0, इट मींस इधर जाएगा, x इधर कहीं जाएगा, यानी ले लो, इसको डिक्रीज करा दो, और क्या डिक्रीज करा देंगे ऐसे, इसको और आगे तक भी जाएगा। जैसे इसको मैं किया हूं ना, वैसे इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है फिर भी मैं पॉइंट दिखा दिया। अब y इक्वल टू माइनस एक्स, इसको भी ड्रा किए हो ना स्टूडेंट, कहां, फर्स्ट ईयर में, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कराओ, तो m इक्वल टू माइनस 1 हो गया, इन दोनों में कंपेयर कराओ, m इक्वल टू माइनस 1, m इक्वल टू टेन थीटा, जानते हो ना m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1, tan थीटा इक्वल टू tan 135 डिग्री। आपको पता है स्टूडेंट tan 135 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो यहां से थीटा क्या हो गया, 35 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया। क्या हो गया, जो थीटा वैल्यू आया, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, 135 मतलब 135 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट इस लाइन का जो ज्योमेट्री है क्या है, कहेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन एंगल मेड 135 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां से देखो 135, ये देखो बन गया ना। यही सब समस्याएं हैं, जब हम काम हाथ से करेंगे ना तो यही सब दिक्कतें आता है। बहरहाल हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट, आपके पास तो मीटर स्केल है, बना डालोगे ना। बस बन गया ना। ठीक है, देखो मैं यहां एरो लगाया हूं, एरो का मतलब और आगे तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। ऐसे देखो यहां भी एरो लगाया हूं, और आगे तक जाएगा। तो ये देखो एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना होगा, 135 डिग्री। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां से ये एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस एक्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट, जब x को निगेटिव रखेंगे, जब x निगेटिव रखेंगे तब जो है y की वैल्यू यहां से क्या आएगा, y की वैल्यू जब x को निगेटिव रखेंगे, जब x को निगेटिव रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके स्टूडेंट, इसीलिए ना पॉजिटिव है, तभी ये द्वितीय सेकंड कोऑर्डिनेट में है। और आपको मैं बता दूं सेकंड कोऑर्डिनेट में y पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में x और y दोनों निगेटिव होता है, लेकिन स्टूडेंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। ये सब जानते हो ना क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से। तो देख सकते हो एक्स जब निगेटिव है तो जब एक्स को निगेटिव लेंगे तो यहाँ पर निगेटिव नंबर रखेंगे और ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए यह सेकंड क्वाड्रेंट में गया है लाइन। समझ में आया नहीं आया? तो ये आपका ज्योमेट्री है क्या, मॉड एक्स का। तो इसको मान लो ऐसे आ गया इस तरीके से, तो ये मैं पूरा मतलब एंगल बनाकर सिखा दिया है